हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को ऐड करना चाहते हो तो हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे। तो आप सभी का वेलकम है मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलो फाइनली हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग इस वीडियो में एसबीआई ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं और इनके बीच में भी छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने को लेकर के छोटे से क्राइटेरिया भी है, जाहिर सी बात है, तो वो मैं आपके सामने पहले शो कर देता हूँ। हम लोग देखेंगे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, इन्होंने कितना रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में, लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 साल या 10 सालों में। इनकी जो होल्डिंग्स है, जैसे जो टॉप 10 इनकी होल्डिंग्स है वो कितने प्रतिशत की और कौन कौन सी वो कंपनी है, ये सारी चीजें देखेंगे। रिस्क रेशियोज हम लोग देखेंगे, जो हर बार हम लोग देखते ही हैं, जिसमें शार्पर रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ये सारी चीजों को देखते हैं हम लोग। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, जिसकी वजह से स्पेशली आप लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर छोड़कर आप खुद से रिसर्च करना सीख भी रहे हैं, ताकि आपका रिटर्न थोड़ा सा और बढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट से। तो देखेंगे कौन सा फंड छोटा है, कौन सा फंड बड़ा है। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, जो बहुत छोटे फंड होते हैं जिसका एसेट अंडर में से 300 करोड़ 500 करोड़ का होता है, तो उसको जरूर मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रेशर हैं, जो बिगिनर है, इस इंडस्ट्री में ज्यादा समझ नहीं रखते, तो वो लोग थोड़ा सा उनको अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर किसी का एवं 5,000 करोड़ से ऊपर का है तो ये ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो किसके अंदर है, वो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जो कि 36,890 करोड़ का है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का है ये भी। आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का देखोगे तो 35 साढ़े 35,000 करोड़। निप्पॉन इंडिया का आप देखोगे लगभग 13,000 करोड़। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का आप देखोगे तो लगभग ये 9,000 करोड़ के आसपास का है। और कोटक ब्लू चिप फंड का देखोगे तो 5 साढ़े 5 हजार करोड़ के आसपास का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एयूएम तो सबका चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके रिटर्न्स को। देखो, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि रिटर्न्स को देख करके सिर्फ म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। बस कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो कि पहले साल की बात करें, मतलब लास्ट 1 साल की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न डिलीवर किए हैं वो निप्पॉन ने दिए हैं, और सबसे खराब अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो एक्सिस का है। ये आप सामने देख सकते हो, जहां पे निप्पॉन का 10% के ज्यादा का रिटर्न दिया है और वहां एक्सिस ने लगभग 5 साढ़े 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल के अगर परफॉर्मेंस को हम लोग ट्रैक करें तो आईसीआईसीआई ने सबसे बेटर परफॉर्म किया था, 15.28% का रिटर्न जनरेट किया है। और सबसे कम आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे एक्सिस ये 9.96% का है। लास्ट 5 साल का अगर हम लोग देखें यहाँ पे डेटा, तो कैनरा ने सबसे बेटर परफॉर्म किया है 12.67% का। अगर सबसे कम किसी ने रिटर्न जनरेट किया था तो एसबीआई ब्लू चिप फंड ने, जो कि 10% के आसपास का था। और लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ देखोगे, आप जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तो आप यहाँ पे आप देखो कि कितना ज्यादा फर्क है। मतलब आप यहाँ देखो, स्टार्टिंग में आप यहाँ देख सकते हो तो 1 साल में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, 5 साल में भी। आ, 5 साल में जाकर के थोड़े से डिफरेंसेस इनके बीच में कम होने शुरू हुए, और 10वें साल का अगर आप टोटल ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो डिफरेंसेस बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे कम जो रिटर्न डिलीवर किया है वो कोटक ने 13.21% का, और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे एसबीआई ने 14.32% का, मतलब लगभग 1% के आसपास का फर्क आ गया है लोएस्ट से हाईएस्ट में। बेसिकली मैं आपको ये बताना क्या चाहता हूँ कि देखो, कभी कभी हम जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कभी यार वो ना स्टार्टिंग के 2-3 साल में ही आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देंगे, और आने वाले वक्त में एक ठीक ठाक रिटर्न देंगे। पर कुछ फंड ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 साल में ठीक नॉर्मल सा रिटर्न देंगे, और आगे चल करके अगर आप देखो 5-7 साल उसको रुकोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर कर देते हैं। ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस भी कंपनी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे अब मान लो कि ये सारी लार्ज कैप है, निफ्टी 50 की भी बहुत सारी कंपनीज है जिसपे इन्वेस्ट करते हैं। तो जिन कंपनीज पे इन्होंने इन्वेस्ट किया वो अभी तुरंत से रिसेंट ईयर में शॉर्ट टाइम में परफॉर्म कर जा रहा है, या उसको परफॉर्म करने में समय लगता है। तो ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझसे एक कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया था, और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आया था, कि अगर कोई एक ऐसा फंड है जो स्टार्टिंग के 3 साल में ही बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट कर देता है, मतलब बहुत ही अच्छा, तो क्या उसे अगले मतलब नेक्स्ट 2 ईयर और मतलब 5 साल या 7 साल तक उसे होल्ड करना चाहिए, या 3 साल में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए।
देखो मैं इस चीज पे बस इतना कहूंगा कि अगर आपको एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको जेन्युइन कहते हो, पर अगर मिल रहा है तो मैं कई बार पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। अगर मुझे लगता है कि हाँ अभी इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा ढीला ढाला परफॉर्म कर सकता है, ठीक ठाक परफॉर्म कर सकता है अगले 1-2 साल, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, थोड़ी सी आपको समझ चाहिए मार्केट की। अगर आपको ये है तो आप इस तरह के डिसीजन लो। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है। मान लेते हैं कि आपको ये सारी चीजों की नॉलेज है या आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो इसकी आपको गाइडेंस दे रहा है, तो कई बार रिटेल इन्वेस्टर करते क्या है, स्टार्टिंग में तो उनका कोई गोल होता है जिसको लेकर के काम कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मेरे 7 साल या 10 साल का मेरा गोल है और मुझे ये पूरा करना है। बट स्टार्टिंग के 3 ईयर में ही, 4 या साल में ही अगर उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो पैसा है दोबारा कहीं इन्वेस्ट किसी बैड म्यूचुअल फंड में कर देते हैं या किसी बेकार कंपनी में डायरेक्ट इक्विटी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी उनका प्रॉफिट आया भी होता है तो अगले 2-3 साल में सारा का सारा वॉश आउट हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा निकाल के खर्च कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल होता क्या है कि आपका जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाता, जिस चीज के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पाता। तो मेरा कहना है आप जो भी डिसीजन लें बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में लेना और केयरफुली लेना, और अपनी प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लेना ऐसा कुछ भी करने से पहले। देखो ये प्रॉफिट बुक करने की बातें मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ कि जैसे आप निपुण कहीं यहाँ पे देखोगे तो जहां पे बाकी सारी ये जो फंड्स है जिसने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे इसने 10% के आसपास का रिटर्न दे दिया। तो हो सकता है कि बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होंगे इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा, और वो गलत नहीं है। बट उनको ये पता होगा कि अब उनको पैसा कहाँ लगाना है, या वो रिसर्च करके अब ऐसी जगह पे लगाएंगे जो अगले फिर से 2-3 साल में उन्हें एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सके। तो इससे बस इतना ही समझना कि जितने भी बिगनर्स हैं वो तुरंत से प्रॉफिट बुकिंग करना या दोबारा से कोई और फंड खरीदना इस तरह के चक्कर में ना पड़ करके अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कि उनको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। चलो हम लोग आगे चलते हैं, बहुत बात होगी पिछले स्लाइड पे ही। यहाँ पे देखते हैं इनके टॉप होल्डिंग्स। देखो इस स्लाइड को बड़े अच्छे से समझना है, जो टॉप होल्डिंग्स का मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप खुद से रिसर्च करना शुरू करोगे तो वहां पे आपको ये काम आ सकता है। ये देखो स्टार्टिंग करते हैं इसके एक्सिस ब्लू चिप फंड से। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि टॉप 10 जो इनकी इन्वेस्टमेंट है लगभग 60% तक का ये कवर कर रही है, और जो टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है इनकी 40% के लगभग। अब ये क्या चीज है देखो, अभी एग्जाम्पल के लिए समझना कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 50 डिफरेंट कंपनियों पे पैसा लगा रखा है या 70 डिफरेंट कंपनी से पैसा लगा रखा है। तो इनमें से ये 70 को ही लेके चलते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए, तो इन 70 में से जो टॉप 10 कंपनीज हैं, जो स्टार्टिंग की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें ही लगभग 60% पैसा डला हुआ है, और बाकी का 40% जो है रेस्ट ऑफ जो 60 कंपनीज हैं उसमें डला हुआ है। उसी हिसाब से आप देखोगे जैसे मैं 70 कंपनी की बात कर रहा हूं तो 70 में से 5 ही कंपनी में 40% पैसा लगा हुआ है, और रेस्ट ऑफ जो 65 है उसमें 60% पैसा है। अब ये बात क्यों इतनी जरूरी है जो मुझे लगती है, हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज को उतना ज्यादा फोकस नहीं करते पर पर्सनली मैं करता हूं, और इसकी वजह है। देखो अगर आप अपना ज्यादातर पैसा कुछ चुनिंदा कंपनीज पे ही डाल दोगे तो इससे क्या हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पे। अब इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है या बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये कैसे, मान लो कि इनकी जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है, जो भी होगी, मान लो एबीसीडी करके टॉप 10 जो 10 कंपनी है ये मान के चलते हैं। अब जाहिर सी बात है 60% पैसा अगर यहीं डला हुआ है, तो अगर इसके अंदर गिरावट आई तो भाई आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर पैसा इसी में डला हुआ है। और इसके अंदर अगर ये सारे में रैली आई, बहुत तेज आगे बढ़नी शुरू हो गई, तो आपको अचानक से बहुत तगड़ा प्रॉफिट बना करके दे सकती है, इसमें आपको बड़ा मजा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा और रिटर्न भी ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगा। पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब आप कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में ही बहुत ज्यादा पैसा डाल देते हो। अब देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप मैं इन्वेस्टमेंट को अगर मैं बिजनेस की तरह ही लूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं, तो मैं ऐसी जगह पे पैसा बनाना चाहूंगा जहां मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। समझना इस बात को कि यार ऐसा नहीं कि एक बार, जैसे आप एग्जांपल समझना, आप कहीं जॉब करते हो। अब मान लो आपका मालिक क्या करता है, बहुत रिस्क लेता है कि भाई एक मंथ में बहुत तगड़ा प्रॉफिट आ गया तो आपको महीने की सैलरी दे दी 1.5 लाख, और बाकी मंथ में प्रॉफिट ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा तो आपको बाकी मंथ की जो सैलरी दे रहा है कभी 5,000 कभी 2,000 कभी 3,000। बताओ ऐसा चलेगा क्या? जब ऐसा आपकी सैलरी भी नहीं चल सकता तो इन्वेस्टमेंट में भी क्यों चले? क्योंकि आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां से आपको कंपेरेटिवली ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाले
फंड्स हो, कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनीज हो, ऐसा नहीं कि आर या पार। मतलब ये मैं मानता हूं पर्सनली, आपको क्या करना है, पैसा आपका इन दी एंड, ये आप समझिए। तो इसी चीज के लिए मैं होल्डिंग्स को देखता हूं कि मैं थोड़ा फोकस करता हूं कि अगर इसका रेशियो जो है टॉप 10 या टॉप 5 इन्वेस्टमेंट का अगर थोड़ा ठीक ठीक रहे, 40-50 के रेंज में रहे, तो मैं उसको ज्यादा फेवर करता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा एक्सिस का है, तो मैं बिल्कुल एक्सिस को तो इतना ज्यादा फेवर नहीं करूंगा इस जगह पे। दूसरे नंबर पे देखोगे आईसीआईसीआई है, तो यहाँ देखोगे टॉप 10 है, लगभग वही 57% है, और जो टॉप 5 में लगभग 40% के आसपास है। कैनरा में आप देखोगे तो 54.26% है, टॉप 5 में आप देखोगे तो 36%। और ऐसे ही करके ही आप सारा देख सकते हो, यहाँ पे निपॉन इंडिया में कितना है, एसबीआई में कितना, कोटक में कितना है। तो सबसे जो कम है यहाँ पे कोटक ब्लू चिप फंड ने कर रखा है कि जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट इनकी 45% है यहाँ पे। मतलब इन्होंने थोड़े से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ज्यादा कर रखा है कि सब में, ऐसा नहीं कि कुछ टॉप कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा डाल रखा है। और यहाँ पे टॉप 5 में भी देखोगे तो 30% के आसपास का है। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये भी कोई बहुत ज्यादा फेवर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के चक्कर में क्या होता है कि हम रिटर्न ज्यादा अच्छे जनरेट नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसा भी करते हुए देखा है। तो मैं ना टॉप को चूज करूंगा ना मैं बॉटम को चूज करूंगा, मैं करूंगा मिड वाले को। ये जो मिड के आपको आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कैनरा हो गया या निपॉन हो गया, तो मेरे को ज्यादा इन पे फेवर ज्यादा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं? आपको इस तरह के फंड ज्यादा पसंद है जो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में जाए, या इस तरह के ज्यादा फंड पसंद है जो कुछ कंपनीज में ही ज्यादा पैसा लगा दे? ये आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आपको जो ज्यादा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके टॉप, इनके होल्डिंग सब टोटल। ये तो आपने देख ही लिया कि टॉप 10 में कितना है। अब यहाँ पे देखना अच्छे से, हालांकि सारे के सारे ब्लू चिप कंपनीज है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, तो आप देखोगे कि जो इनकी टॉप 10 जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट आप देखोगे सेम है। आप ज्यादातर जगह पे यही देखोगे, जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक है यहाँ पे, रिलायंस है, एचडीएफसी, इन्फोसिस है ना। तो आप देखो ज्यादातर आप इन सब में आप देखोगे तो ये जो टॉप 10 इनकी इन्वेस्टमेंट में, इसमें शायद 5-6 कंपनियां सेम ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने एक्सिस भी ले लिया और आपने क्या करा, ये एसबीआई भी ले लिया। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके ओवरलैपिंग होने के। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना, कोई एक ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इनमें से कुछ अगर आपको चूज भी करना हो तो करना, ऐसा मत करना कि दो करना, क्योंकि उसका हो सकता है आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको किसी दो पे डाउट है तो आधा आधा पैसा दोनों में डाल लो सेफ्टी के लिए। मैं तो पर्सनली यही करता था इनिशियल डेज में। चलो हमने होल्डिंग्स तो देख ली, अब देखते हैं इसके रिस्क रेशियोज को, कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कितना ज्यादा वोलेटाइल है, बीटा कितना, शार्प रेशियो कितना है, जो ज्यादातर मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि जितना भी फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है उसके एवरेज में कितना रिटर्न जनरेट करता है। देखो यहाँ पे इसको मैंने 3 कलर में डिवाइड कर दिया कि जो बेस्ट साइड है वो ग्रीन वाले होंगे, जो वर्स्ट साइड है वो रेड वाले, और बैंगनी वाले हैं जो एवरेज है, मतलब बीच में इन दोनों की। तो यहाँ पे देखना हो कैसे कर रहा है मैंने, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सारे फंड्स के नाम तो ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम सबसे पहले फोकस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे तो कैनरा का कितना है, 19.98। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड कितना है, 20.85। ऐसी एसबीआई ब्लू चिप फंड कितना है, 21.45। तो ऐसे आप देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे एक्सिस का सारी चीजें आप देख सकते हो। तो मतलब यहाँ देख क्या पता चला कि सबसे कम जो वॉलेटाइल है वो एक्सिस का है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि लगभग 60% तक की जो होल्डिंग्स थी वो टॉप 10 कंपनीज में थी एक्सिस की। तो मतलब कि हो सकता है कि अभी उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर रहे हैं वो टॉप 10 कंपनीज। इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ही कम वॉलेटाइल है यहाँ पे। बट इमेजिन करो ये कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर पैसा कुछ ही स्टॉक्स में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखना सेकंड जो सबसे कम वोलेटाइल है वो कैनरा का है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगी वो है निपॉन में और एसबीआई में। आईसीआईसीआई और कोटक वो बीच वाले लोग हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा देखागा बीटा, ये भी आप देखोगे तो वोलेटिलिटी को ही दर्शाता है। तो सबसे कम जो वोलेटाइल है वो एक्सिस का है, और सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल है वो निपॉन का है। और ये बात आप जानते हो कि जनरली बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वॉलेटिलिटी को पसंद नहीं करते। बट हाँ, ये बात भी है कि बहुत सारे ऐसे आज की डेट में इन्वेस्टर्स हैं जो वॉलेटिलिटी को पसंद भी करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी का यूज वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में करते हैं। और ये कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको सच में ये बात जानना है कि वॉलेटिलिटी का यूज करके हम ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, कि जो भी फंड आपको रिटर्न आपको दिखा रहे हैं इससे ज्यादा का रिटर्न कैसे बना सकते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा आगे की वीडियोस में उस पर कवर कर सकूं।
अब यहाँ पे देखते हैं शार्पर रेशियो, जो मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कि भाई जितना भी फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है उसके एवरेज में जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वो कितना है। तो उसको एक रेशियो की मदद से ये करा जाता है। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। जैसे वॉलेटिलिटी केस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा जितना कम हो उतना अच्छा। शार्पर रेशियो इसका बिल्कुल अपोजिट, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो आप देखोगे तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है वो एक्सिस का 0.41 है। और ये एसबीआई ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और कोटक, ये बीच वाले लोग हैं। सबसे जो बेटर साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है। ये सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिस्क रेशियोज देख करके आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा फंड है जो अभी आप चूज कर सकते हो। हालांकि कैनरा में आप देखोगे तीनों ही आपको ग्रीन साइड में दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको ज्यादा बेटर लगे। रिटर्न भी इसने ठीक ठीक जनरेट की है 5 साल के ड्यूरेशन में देखा जाए, लास्ट 5 ईयर में। पर लास्ट 10 ईयर का देखा जाए तो कैनरा टॉप पे नहीं था। ये चीज को ध्यान रखना। तो अभी हम इन तीनों पैरामीटर की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे कैनरा आपको सबसे बेस्ट पोजीशन पे दिखेगा। उसी हिसाब से ये जो सेकंड पोजीशन पे आप इसको ले सकते हो। और बाकी आपकी मर्जी है, सेकंड पोजीशन पे आप कोटक को भी रख सकते हो क्योंकि इसका तीनों ही लगभग एवरेजली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप एक्सिस को भी ले सकते हो क्योंकि वॉलेटिलिटी इसकी कम है। हो सकता है जो इन्होंने टॉप 10 होल्डिंग्स डाल रखी है वो बहुत ही कम वोलेटाइल रहते हैं, तो बहुत लोग ऐसा भी पसंद करते हैं। बट इसका जो शार्पे रेशियो है वो कुछ ज्यादा ही मतलब कम है। मतलब आप देखोगे जहां पे सब 0.5556 0.6 है और 0.41 है। तो थोड़ा सा ये एक मतलब अलर्ट वाला सिग्नल है मेरे लिए। अगर वो 0.5 के ऊपर होता तो मेरे को ये पर्सनली एक्सेस बहुत ज्यादा पसंद आ जाता अभी की डेट में। बट हाँ, मुझे यहाँ पे देखो तो कैनरा ज्यादा बेटर लग रहा है। कोटक भी ठीक है, आईसीआईसीआई ठीक है। और ये एसबीआई का थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, पर हाँ शार्प रेशियो के हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है। तो इसमें से 6 में से मेरे को 2-3 फंड है जो मेरे को ठीक लग रहे हैं, जो आगे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, ध्यान रखना प्लीज, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह जरूर लेना। अब एक आखिरी चीज जिसके लिए आप खुद से भी स्टडी करना शुरू करते हो वो भी देख लो लास्ट में, इसका जो है एक्सपेंस रेशियो वो कितना कितना है। तो आप देखोगे जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हुआ कैनेडा का है 0.42 है। उसके बाद एक्सिस है थोड़ा, वो ये भी कम ले रहा है 0.57 है। आप फिर देखोगे उसके बाद कोटक ब्लू चिप फंड है, फिर उसके बाद एसबीआई ब्लू चिप फंड है, फिर उसके बाद निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो आईसीआईसीआई का है 1.06। तो आप टॉप और बॉटम में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये डबल हो गया है सीधे। मतलब यहाँ पे जहाँ पे 0.42 था और ये 1.06 है, डबल से भी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा सारी चीजों का आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे फंड अच्छा तो परफॉर्म करते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, पर उनके एक्सपेंस रेशियो भी इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ये सारी बातें आपको पहले से पता ही है। तो जितनी भी 6 फंड मैंने आपको बताया लार्ज कैप में, इन ये मुझे पर्सनली इनमें से, वैसे एक्सिस को छोड़ दिया तो मुझे सारे मेरे को ठीक ही लगे हैं। बट इनमें से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है और क्यों अच्छा लग रहा है, क्या उसके रीजन है, प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक की क्या राय है उस पर जरूर से बताएं। देखो बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि यार लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसमें पैसा डालना ज्यादा बेटर है या डायरेक्ट इंडेक्स फंड में डाल दे, जो जो डायरेक्ट निफ्टी 50 को या सेंसेक्स को कॉपी करके जो बनते हैं, तो डायरेक्ट पैसिव फंड्स होते हैं उसमें डाल दे, क्या ज्यादा बेटर होगा। तो प्लीज, मैं तो इस पे बहुत सारी चीजें बता ही सकता हूँ, मुझे कौन सा अच्छा लगता है कौन सा अच्छा नहीं लगता है उसकी क्या वजह है। बट आपको कौन सा पसंद है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स का? प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक्टिव फंड और पैसिव फंड को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं लार्ज कैप को कंपेयर कर रहा हूँ बस। क्योंकि जो मेरा परसेप्शन, अगर यहाँ पे स्मॉल कैप फंड होता या मिड कैप फंड होता तो हो सकता है कि मेरे परसेप्शन चेंज हो जाते, या फ्लेक्सी कैप फंड होता तो मेरे परसेप्शन चेंज हो जाते। बट यहाँ पे क्योंकि लार्ज कैप है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी है। तो ये प्लीज आप जरूर से बताएं कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाना ज्यादा बेटर आपको लगता है या लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो आपके कमेंट्स को पढ़ें और उनको कुछ सीखने को मिले। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। जो भी अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर देना। और देखो कई बार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे कई बार कॉल आ जाते हैं, कई बार कंपनीज भी परेशान करते रहती है इधर से। तो प्लीज आप क्या करना, व्हाट्सएप पे छोड़ देना मैसेज, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग अगर आप मुझसे कोई म्यूचुअल फंड पूछ रहे हो कि कौन सा बेटर है, तो प्लीज आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग आप बना लो और वो भी भेज दिया करो। क्योंकि ऐसे अगर आप पूछो कौन सा फंड अच्छा है तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा।
और सेम इंश्योरेंस में कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस लेना है, यूलिप प्लान लेना है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके अपने कॉन्टैक्ट में जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली है उन तक जरूर पहुंचाएं। अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय।